तो कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों। तो 31 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा था हमारा। पुराने क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जेई मेन 2023 वाले। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ I1 प्लस I3 अपॉन में I2। ओके, I1 प्लस I3 दो करंट हैं और बटे में I2 एक करंट है। इसकी वैल्यू बतानी है। चलो एक बात देखो, आपको एक सर्किट का क्वेश्चन है बच्चा। सर्किट देखो, सर्किट में यहाँ से आ, ये करंट I1 दे रखा, ये I2 दे रखा, ये I3 दे रखा। इन्होंने जो दिया हुआ है मैं उसको नहीं, मैं अपनी तरफ से करंट मानूंगा और फिर बाद में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। मैं इस सर्किट को दोबारा बनाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये 10 और 10 पैरेलल में दिखाई दे रहे बच्चों। पैरेलल में ये 10 और 10 मिलकर हो जाएगा 5। चलो मैं इस सर्किट को देखो यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ बच्चों। ये हो गया आपका 20 वोल्ट की बैटरी और देखो इस तरह से बना लेते हैं। ये था ना, मैं इन दोनों को एक करने जा रहा हूँ। हटा रहा हूँ यहाँ से। आप कहोगे सर ये बनाया ही क्यों था? गलती से बना दिया भाई। इन दो को एक करने जा रहा हूँ। ये देखो, बढ़िया से नहीं बनती मेरे से फिगर है। ऐसा सोच रहे होंगे आप, मेरे से अच्छी फिगर बना के दिखाओ। देखो ये 10 ओम इस तरीके से लग गया। देखो नीचे 10 ओम है, ये 10 ओम के जो दो थे इनको एक बना के मैंने 5 ओम कर दिया। चलो मैं बाद में इनको वैल्यू को निकाल लूंगा। चलो ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। जब ऐसा सर्किट दिया हो जिसमें दो बैटरी हो, तीन बैटरी हो, तो शुरुआत हमेशा बड़ी बैटरी से करनी चाहिए। तो सर बड़ी बैटरी है 20 वोल्ट, वहाँ से करंट निकला मान लो I, उसमें से इधर चला गया मान लीजिए I1 इस साइड में, और इधर चला गया बाकी का I माइनस I1, और यहाँ से ये मिले दोनों करंट, वापस से I हो गया, और ये I इसमें से होते हुए वापस यहाँ चला गया। ठीक बच्चों, बिल्कुल आसान है। अब आप इसको, दो लूप्स बने हुए हैं, दो लूप से किरचॉफ लॉ लगा के आसानी से कर सकते हो। मान लो मैं पहला लूप ये ले रहा हूँ, देखो जहाँ एरो चलाऊंगा मैं वहाँ से देखना। यहाँ से लेना शुरू करूँगा, फिर इधर जाऊँगा, तो मुझे मिला पहले 5 ओम। तो करंट इसमें से आ रहा है I1, तो माइनस का 5I1। फिर आगे बढ़े, कुछ नहीं है यहाँ तक कुछ नहीं है। फिर मिली बैटरी, बैटरी का मिला टर्मिनल पॉजिटिव, तो प्लस का 10 और इक्वल्स टू में 0 बच्चों। तो ये I1 की वैल्यू इधर से सॉल्व करके 5I1 को उधर ले गए, इक्वल्स टू 10, तो I1 बराबर 2 एम्पियर। इसका मतलब ये वाला करंट जो है वो, इस ब्रांच में जो करंट है वो 2 है। ओके, आसान सा सवाल था बिल्कुल। अब आगे बढ़ो। अब एक बार लूप ये वाला ले लो। देखो कहाँ से ले रहा हूँ मैं, यहाँ कॉर्नर से जा रहा हूँ, इधर चलूँगा। तो इधर चल रहा हूँ मैं, देखो राइट में पहले मिली बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, देखो ये वाला। कलर चेंज करके दिखाता हूँ, देखो ये वाला। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, तो पहले बैटरी की वोल्टेज लिख दो +20। फिर आगे देखो यहाँ से कुछ नहीं है, एरो जहाँ जहाँ चल रहा है ध्यान दो, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये मिला 10 ओम। अब हम इस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, और करंट राइट की तरफ आ रहा है। देखो ये आ रहा है, ये आ रहा करंट। तो माइनस में 10, ये जो रेजिस्टेंस है, और इनटू में इसमें कितना करंट है I, तो इसकी वोल्टेज हो गई V बराबर IR के हिसाब से I करंट, और R हो गया आपका रेजिस्टेंस, तो V बराबर IR से इसकी वोल्टेज लिख दी हमने। ये किसकी वोल्टेज है? इस 10 ओम की वोल्टेज। अब चलो आगे, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे मिला कुछ नहीं यहाँ तक। यहाँ पे चलो, यहाँ पे चलो, ये पूरा लूप कवर कर रहा हूँ। देखो यहाँ से कॉर्नर से शुरू किया था, ऐसे देखो ऐसे करके ऐसे कर रहा हूँ ये। और फिर ये बैटरी मिली, बैटरी मिली -10 सर, -10, और हम पहुँच गए वहीं बराबर 0।
अच्छा एक बात और, कुछ बच्चों के दिमाग में ही आ सकता है सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो ऐसे, देखो यहाँ से एरो जहाँ चल रहा है, यहाँ से सर ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले जाते सर, और फिर जाके यहाँ पहुँचते। कैसे भी चल लो बेटा, आंसर यही आएगा। ठीक है, आपको जो आसान लगे। ठीक, मुझे ये आसान लग रहा था, मैंने ऐसे चल लिया। ये आ गया 20 माइनस 10, 10 माइनस 10i बराबर 0, तो i की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। अब i की वैल्यू 1 है और i1 की वैल्यू 2 है, तो ठीक है। अब यहाँ से देखो सर्किट में हमें क्या पता चला कि इधर से जो करंट निकला, ये i की वैल्यू तो 1 है, ये i, ये वाला i देखो। अब यहाँ पे ये i की जगह क्या है, i3, तो बच्चा i3 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब और हमारा जो i1 था वो क्या था, इस ब्रांच का करंट, देखो इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट जो था सर ये था 2, तो देखो यहाँ इस ब्रांच का करंट था 2। अब जो यहाँ से आगे बढ़ा, अब ये दो हिस्सों में बंटना है। अब दोनों देखो 10 ओम है, बराबर है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 1 का 2 का आधा 1, i1 भी 1 आ गया और i2 भी 1 आ गया। तो आंसर बच्चा बिल्कुल आसान। आंसर क्या दिया था इन्होंने, मतलब क्वेश्चन क्या दिया था, i1 प्लस i3 बटे में i2। अब i1 कितना आया, i1 की वैल्यू सर 1 है, 1 प्लस i3 की वैल्यू 1 बटे i2 की वैल्यू 1, सब 1 1 1 है, तो 2 बटे 1 आंसर 2 आ गया बच्चों। देखो एनटीए ने आंसर दिया है 2, आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल आसान सवाल था। किरचॉफ लॉ के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको बहुत फोकस करो। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अच्छा ठीक है, पोटेंशियोमीटर से हम एक सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हैं। ठीक है, द नल पॉइंट फॉर ए सेल ऑफ 1.5 वोल्ट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर। देखो अभी यहाँ तक की जो बात कही है, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, पोटेंशियोमीटर से हम क्या कर सकते थे। पोटेंशियोमीटर से हम 2-3 काम कर सकते थे। एक तो सबसे पहला काम तो यह है कि सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। दूसरा, दो सेल के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन ज़्यादा वोल्टेज का है कौन कम वोल्टेज का है। और तीसरा काम ये कर सकते हैं कि किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब ये सवाल जो है वो तो जो हमने आपको पहला पॉइंट बताया उसी पर बेस्ड है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है और उस पोटेंशियोमीटर से हमें एक सेल की वोल्टेज पता चली कितनी, 1.5, और उसका नल पॉइंट हमें कहाँ मिला, 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो पहले सेल का जो फॉर्मूला होता है ईएमएफ निकालने का पोटेंशियोमीटर वाला, पहले भी मैं आपको वो याद दिला देता हूँ। वो होता था E बराबर V/L और इनटू में X। एक एक बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि क्या था। E तो था सेल का ईएमएफ, V क्या था, पोटेंशियोमीटर में लगी बैटरी की वोल्टेज या पोटेंशियोमीटर में लगी बैटरी का ईएमएफ कह लो। L पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगी है उसकी लेंथ ऑफ वायर। और X था हमारा नल पॉइंट, हमें कितना दूर मिला, नल पॉइंट की लोकेशन। ये था भाई हमारा जो पोटेंशियोमीटर का फॉर्मूला था बच्चों। ठीक, अब इस हिसाब से हम अगर रखें, हमें सेल मिला है 1.5, तो E की जगह तो रखेंगे 1.5 वोल्ट। ओके, बराबर V/L, ना तो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो बैटरी लगी है वो हमें पता, तो उसको तो V का V लिख दिया, ना वायर की लेंथ पता है उसका L का L लिख लिया। X पता है क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसका जो नल पॉइंट है वो कहाँ मिला हमको, 60 सेंटीमीटर पे, तो इसकी जगह रख दिया हमने 60 X की जगह। ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी, अब इन्होंने कहा अगर सेल बदल दिया जाए, इफ दिस सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल ऑफ ईएमएफ ई, अगर सेल को बदल के ईएमएफ ई वाला सेल लगाया जाए, देन द लेंथ ऑफ नल पॉइंट इंक्रीज बाई 40%। तो इसके जो नल पॉइंट की लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40% नहीं 40 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। एक बात बताओ, अब नया सेल लगाया तो नया इस फॉर्मूले में उस सेल का ईएमएफ ई हो गया और
V/L जू का तू इनटू में इसका जो नल पॉइंट है 40% देखो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। पहले कहाँ था 60 पे, अब 40% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, सोचो खुद। सर 60 में 40 बढ़ा दो तो 100 हो जाएगा, तो इसका नया नल पॉइंट मिल गया हमें 100 पे। ये बन गई इसकी दूसरी इक्वेशन। अब हमें ई कैलकुलेट करना है, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लो। V/L से V/L कट गया, 1.5/E बराबर 0 से 0 कट गया, 6/10। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 0 से 0 कट गया, इसको इधर लेके जाओ तो E बराबर आ गया बच्चों 15/6, या इसको 3 से काट लो तो 5/2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन इन्होंने दी थी E की वैल्यू अगर x/10 हो तो x की वैल्यू बताओ। तो हमारी E की वैल्यू क्या आई है 5/2 वोल्ट, और ये कह रहे हैं कि x/10 है तो x बताओ। तो E की जगह रख दो 5/2 इज इक्वल टू x/10, 2 से इसको काटो 5, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर 25 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी नॉट 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं कहेंगे हम यहाँ, ये x कोई लेंथ थोड़ी है, x तो वोल्टेज में दे रखा था ना इसको यहाँ पे। ठीक है, तो बस x इज इक्वल टू 25 लिख दो, क्योंकि 25 वोल्ट दे रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप बस 25। तो आंसर हो गया हमारा बच्चों 25। देखो भाई E की वैल्यू आई थी हमारी 5/2, उसे इक्वल टू x/10 के इक्वल रख दिया, x की वैल्यू 25 आ गई। यही हमारा आंसर है। चलो आगे बढ़ो, ये तो आसान सवाल था। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आसान लग रहा है देखने में, सीधे सीधे पता चल रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप होती है। ठीक है, मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप है। देखो ऐसे ये R लग गया, ये देखो बच्चों इधर 3R है, ये हो गया 3R, ये इधर 2R है, ये 2R, और ये इधर 6R है, ये 6R, और ये बीच में लगा हुआ है 9R। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसकी शेप को थोड़ा सा अलग तरीके से करके आपको दे रखी है शेप, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्या ये बैलेंस है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होता है? जब P/Q इज इक्वल टू R/S होता है। ये मान लो P, इसे मान लो Q, इसे मान लो R, इसे मान लो S, ये हो गया। तो देखो P है R/Q है 2R, R है 3R, और S है 6R। जब ये जो आमने सामने के आपके रेजिस्टेंस है इनका रेशो बराबर हो जाता है तो वो बैलेंस हो जाता है। R से R कट गया, ये इससे कटा, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/2। 3 से 6 काटोगे तो 2 आ जाए, 1/2 बराबर 1/2 आ गया, तो इसका मतलब ये बैलेंस है। चलो बैलेंस है तो 9R में करंट जाएगा ही नहीं, बीच वाले में डायगोनल में करंट नहीं जाएगा, ये हट गया, इसमें करंट ही नहीं जाएगा, छोड़ो बस। अब इसमें करंट नहीं जाएगा तो बस सीधी सी बात है, जब इसमें करंट नहीं जा रहा तो ये दोनों तो देखो बच्चों हो गए सीरीज में, ऐसे ये हो गए, ये दोनों सीरीज में। अब सीरीज में R और 3R मिलके कितने हो गए ऊपर 4R, और ये नीचे 2R और 6R 8R। अब ये 4R और 8R आमने सामने है पैरेलल में, तो इनका R इक्विवेलेंट क्या होता है पैरेलल वालों का, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। आपको पता है कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ये फॉर्मूला लगा दो सीधे। तो 4R इंटू में 8R और बटे में 4R प्लस 8R हो गया 12R। इससे काट लो इसको, 1R से 1R कट जाएगा, 4 से इसको काट लो 3, आंसर आ गया 8R/3। चेक कर लो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बच्चा सवाल, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों नए क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है यार, मेंस ना बड़ा आसान सा एग्जाम है,
ठीक है। और इसी लेवल पे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। नीट में और थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से जो है थोड़े और क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, मान लो उसमें 50 आ रहे हैं तो 50 में से 30 तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस आ जाते हैं, 20 थोड़ा सा मेंस लेवल के आ जाते हैं। मेंस में जो 30 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो कितने आसान, ऐसा नहीं है मैं ये कहूँगा कि सारे ही आसान होंगे, पर भाई सीधी सी बात बताऊं तो देखो 23 के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, कब से करा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से 2-4 क्वेश्चन तो मुश्किल आएंगे। मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 10 क्वेश्चन मुश्किल आ गए, अरे 20 तो करो। 30 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उनमें से 20 तो करो, 20 तो आसान आ रहे हैं। तो अगर अच्छे से तैयारी कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज निकालना। इसलिए मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस में बने रहो बस। वीडियो देखो, ठीक, लगातार, रोज की रोज। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्ञान नहीं देना चाहिए ज़्यादा। चलो ठीक है। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन में कहा है द एच अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड बाई ए रजिस्टर। एक रजिस्टर बना लेते हैं। इसमें जब करंट, इन्होंने कहा रजिस्टर इन 10 सेकेंड व्हेन ए करंट 4 एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट। जब इसमें से 4 एम्पियर का करंट पास किया 10 सेकेंड तक, टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड, तो इसमें से जो थर्मल एनर्जी निकली, मतलब हीट निकली, वो एच निकली। तो अब हमारे हिसाब से अगर हमें करंट पता हो और आर पता हो तो क्या हम इसको थर्मल एनर्जी को निकाल सकते हैं? तो हाँ सर, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अब आई पता है सर हमें 4 का स्क्वायर, आर नहीं पता, आर को जुगा तू लिख लो, टी पता है 10 सेकेंड, 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 10 160 आर हो गया। एच की वैल्यू आ गई बच्चों 160 आर। इतने जूल की एनर्जी निकल जाएगी 10 सेकेंड। अब इन्होंने दूसरा केस दिया, इफ द करंट इज इंक्रीज्ड टू 16 एम्पियर। अगर करंट को बढ़ाकर 16 एम्पियर कर दें तो 10 सेकंड में इससे कितनी एनर्जी निकलेगी? अब देखो सेम वही रेजिस्टेंस है, इस बार आपने इसमें 16 एम्पियर का करंट दे दिया और टाइम वही 10 सेकंड, तो अब कितनी एनर्जी निकलेगी बच्चा? तो अब निकलेगी मान लो एच डैश, तो वो कितनी होगी? वही आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है? तो 16 का स्क्वायर, आर पता नहीं, टी 10 सेकंड। तो ठीक है, ये एच डैश आ गया। क्या हम एक काम कर सकते हैं, इन ये एच डैश की वैल्यू, ये एच की वैल्यू, क्या इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लें? क्या फ़ायदा होगा सर? देखो करो तो फ़ायदा भी आपको पता चलेगा। तो एच डैश बटे एच, मैंने पहले इस इक्वेशन को लिखा और अब इसको लिखूंगा बटे में। ऐसे ये हो गया 16 का स्क्वायर इंटू आर इंटू 10 और बटे में 160 आर। आर से आर कट गया, 0 से 0 कट गया, एक 16 से एक 16 कट गया। एच डैश बटे में एच बराबर 16, तो एच बराबर एच डैश बराबर 16 एच बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन दिया है। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द coil of moving coil galvanometer is increased in order to increase current sensitivity by 50%. ओके, करंट सेंसिटिविटी याद दिलाऊं पहले आपको। करंट सेंसिटिविटी ये होता था, कोई भी गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, ये अगर इसको आई करंट देने पर ये थीटा एंगल घूम जाती है, जैसे ऐसे इधर आ जाती है, तो आई करंट देने पे थीटा एंगल घूम रही है, तो ऐसे कह सकते हो आप, आई करंट देने पर तो थीटा एंगल घूम रही है, तो 1 करंट पे कितना घूमेगी? थीटा बटे आई। इसी थीटा बटे आई को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। मतलब आप ये कह सकते हो डिफ्लेक्शन पर करंट, डिफ्लेक्शन पर करंट बोल सकते हो आप इसको। भाई थीटा बटे आई का मतलब यही हो गया ना, कि थीटा का मतलब तो है एंगल और आई का मतलब है करंट, तो कितना एंगल 1 करंट में जा रहा है, तो एंगल पर करंट को कह सकते हो आप करंट सेंसिटिविटी। ये होता है करंट सेंसिटिविटी बच्चों। अच्छा ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी देखो आगे इन्होंने बोला है अभी, पहले वो भी बता दूं। द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।
वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs लिख देते हैं। ये भी होता है एंगल बटे वोल्टेज, मतलब 1 वोल्टेज में कितना एंगल घूमेगी ये आपकी जो निडल है गैल्वेनोमीटर की। तो एंगल बटे वोल्टेज वोल्टेज सेंसिटिविटी, और एंगल बटे करंट करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो करंट सेंसिटिविटी बटे वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा से थीटा कट गया, वोल्टेज ऊपर चली गई, बटे में आई। बोलो यही आ जाएगा कि नहीं। अब V बटे आई क्या होता है सर? V बटे आई होता है R, रेजिस्टेंस, पढ़ा है हमने। V बराबर आई आर होता है कि नहीं? तो V बटे आई बराबर R, ये हो गया जी। तो ठीक है, करंट सेंसिटिविटी बराबर R इंटू में वोल्टेज सेंसिटिविटी। सोचो, हाँ ठीक है सर, ये रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये R क्या है? R देखो क्या है, तो सर R है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये कह रहे हैं भाई साहब, ये बोल रहे हैं, सवाल दोबारा से पढ़ देते हैं कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल में कितने टर्न्स बढ़ाए जाएं, मतलब बढ़ाए गए, इस हिसाब से बढ़ाए गए कि उसकी करंट सेंसिटिविटी 50% बढ़ गई। तो देखो, करंट सेंसिटिविटी को अगर 50% बढ़ाना है तो ये R के प्रोपोर्शनल है। R को, आपने R को बढ़ाया तो R को भी कितना बढ़ाना पड़ेगा? 85% बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कुछ भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि CS करंट सेंसिटिविटी R के प्रोपोर्शनल है। जब आप R को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो वोल्टेज को घटाने बढ़ाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितने % बढ़ेगी, इन्होंने ये पूछा, या कितने होगी? तो 0%। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, 4th ऑप्शन। देखो समझ गए ना आप, करंट सेंसिटिविटी रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, कोइल के अंदर के टर्न बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस से जो करंट सेंसिटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो भी बढ़ेगी। तो अगर इसको बढ़ाया आपने रेजिस्टेंस को, तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ी, और 50% इस हिसाब से बढ़ाया कि 50% बढ़ी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी कितनी हो जाती है? 0%। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज और याद रखना, अगर हम सर रेजिस्टेंस को ना मतलब छेड़ते, रेजिस्टेंस को जू का तू रखते, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ती, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इसके प्रोपोर्शनल है, वो भी बढ़ती, ठीक है। लेकिन इस बार हमने रेजिस्टेंस को वेरी कराया है और वोल्टेज सेंसिटिविटी को फिर वेरी कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, आप 2 तरीके से बढ़ा सकते हो, या तो रेजिस्टेंस बढ़ा दो या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ा दो। आपने बढ़ाया रेजिस्टेंस, तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो फिर रेजिस्टेंस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें पहले भी एक सवाल इसी तरीके का आ चुका है, जो मैंने पिछले उसमें सॉल्व कराया था। उसमें भी करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपस में प्रोपोर्शनल थे, तो जितना करंट सेंसिटिविटी बढ़ रहा था उतना ही वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें R को कांस्टेंट लिया हुआ था। वहां R कांस्टेंट था, यहाँ नहीं मैं लिखता, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो वहां पे R कांस्टेंट दिया हुआ था, इसलिए करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी आपस में प्रोपोर्शनल थे, ठीक बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलो यहीं खत्म करते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।